चलिए 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 का आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। तो एक तरफ तो देशभक्ति की भावनाएं बढ़ रही है और एक तरफ कॉलोनियल रूल जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी का अंत जो लास्ट के 25 ईयर्स थे उस वक्त नेशनलिज्म जो था वो उस तरह से नहीं था, अब उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो चुकी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे फर्स्ट हाफ जो 19th सेंचुरी का था वहाँ पर आते आते ये काफ़ी नैरो फॉर्म में आ चुका था, लिमिटेड एंड्स तक आ चुका था। यानी इस टाइम तक आते आते लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए थे कि वो ज़रा सी बात पर वॉर के लिए तैयार थे। अब उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई थी, तो वो चाहते थे किसी भी तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न, और इसके अगेंस्ट में जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी वो अपनी जो भी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी उनको दबाना चाह रही थी। जितने भी लोगों पे वो रूल कर रही थी, जो सब्जेक्ट पीपल थे, उनके ऊपर अपनी इम्पीरियलिस्ट एम्स को वो सक्सेसफुली मेंटेन करना चाह रही थी, यानी अपने रूल को वैसे ही बरकरार करना चाह रही थी। अब ऐसे ही सबसे सीरियस टेंशन वाला जो एरिया था वो था यूरोप में 1871 के बाद हम देखेंगे तो वो था बाल्कन्स वाला एरिया। बाल्कन्स वाला जो एरिया है वो जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। बेसिकली आज जो हम कंट्रीज़ देखते हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे और इनको ब्रॉडली स्लेव्स कहते थे। बाल्कन्स का ज़्यादातर पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर जो कि मुस्लिम एम्पायर है। अब ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका कल्चर अलग है, इनके ऊपर रूल कर रहा है मुस्लिम एम्पायर, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो बढ़नी ही हैं। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, उसके बाद जो रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ थे वो यहाँ तक पहुँचे विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। एक तरफ तो ऑटोमन एम्पायर टूट रहा है और एक तरफ रोमांटिक इमेजिनेशन वाले आइडियाज़ बाल्कन्स में पहुँच रहे हैं, तो इसीलिए एक्सप्लोजन चल रहा था। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर कोशिश करता रहा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, इसलिए उसने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा सा इंटरनल रिफॉर्म्स करे, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ वो इस बाल्कन एरिया पे मेंटेन करने में थोड़ा ही सक्सेसफुल हो पाया। एक के बाद एक यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ जो थी वो इससे अपने आप को अलग करते हुए उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बाल्कन के लोग जो थे इनका ये कहना था कि हाँ, हमें भी आज़ादी का, पॉलिटिकल राइट्स का, नेशनलिटी का इसका अधिकार है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक ज़माने में हम भी आज़ाद हुआ करते थे, जो कि फॉरेन पावर की वजह से हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है। तो ये हमारा अधिकार है, हम जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो भी रिबेल कर रहे हैं, ये हमारी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, जो खोई हुई इंडिपेंडेंस उसको पाने के लिए है। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज़ स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, अब जितने भी ये अलग अलग नेशनलिटीज़ थी इन सब ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को डिफ़ाइन किया अलग अलग तरीके से, और इसीलिए ये एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन गया। उसके अलावा ये बाल्कन के जो स्टेट्स थे ये सब एक दूसरे से जलते भी थे, इसलिए जब अपने आप को ये ऑटोमन एम्पायर से अलग करना चाह रहे थे तो ये चाह रहे थे कि थोड़ी सी टेरिटरी हम दूसरे की गेन कर लें, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो। यानी ये चाह रहे थे कि ये ऑटोमन एम्पायर है, इसमें ये अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, तो हमें इससे अलग होना है, लेकिन जब हम अलग हों तो हम पास वाली टेरिटरी का थोड़ा सा एनेक्स कर लें, इसका कितना भी नुकसान हो डजेंट मैटर, लेकिन जब हम यहाँ से निकलें तो हम पावरफुल होकर बाहर निकलें, ताकि कोई और हमारे पर अटैक ना कर पाए, कोई और हमारे पर रूल ना कर पाए। मैटर्स वर further complicated because the Balkans also became the scene of बिग पावर राइवलरी, लेकिन मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कब? क्योंकि दूसरी जो बड़ी ताकतें थी, बड़ी पावर्स थी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये चाहती थी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अपना रूल करना, यानी बाल्कन्स को अपने हाथ में लेना। तो बाल्कन्स को जो अलग अलग नेशनलिटीज़ थी इनको यहाँ से अलग होना था, थोड़ा सा एरिया दूसरे का गेन करना था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन जो पीछे बिग राइवलरीज़ हैं जैसे आपकी जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया वगैरह, इनसे भी अपने आप को बचाना है। तो जैसे सैंडविच होती है, दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग होती है, उस तरह से ये बाल्कन वाले स्टेट्स फंसे हुए हैं। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर है आपका और एक तरफ आपकी जो बिग पावर्स हैं, रशियन पावर्स हैं बिग, तो उनसे अपने आप को आपको बचा के अलग निकलना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज एन इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड। अब ये राइवलरी क्यों थी? ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल और मिलिट्री माइट को लेकर थे। हर कोई अपने आप को ट्रेड,
कॉलोनियल कंट्रोल, नेवी और मिलिट्री सब में स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था। इसलिए ये सारी पावर चाह रही थी बाल्कन्स के ऊपर रूल करना। Each power was keen on countering the hold of other powers over the Balkan and extending its own control over the area. सब चाहते थे अपना कंट्रोल इस एरिया में बनाना और इसीलिए एक के बाद एक इस एरिया में वॉर चलते गए और फाइनली ये एरिया जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये जो सारी सीरीज़ थी इस एरिया की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब हम जानते हैं कि 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ था और एंड हुआ था 1918 में। तो एक तरफ नेशनलिज्म, एक तरफ इम्पीरियलिज्म, उसकी वजह से पूरा यूरोप जो था उसका डिजास्टर शुरू हो गया 1914 से। लेकिन इसी टाइम पर many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। इसी टाइम पर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि कॉलोनियल रूल में थे यूरोपियन पावर्स के द्वारा, इन्होंने 19th सेंचुरी में अपोज करना शुरू कर दिया था इम्पीरियल डोमिनेशन के खिलाफ। तो एक तरफ एंटी एम्पीरियल मूवमेंट चल रहा है, नेशनलिज्म चल रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ फ्री होके भी निकल गई।